ज़ेन योगा प्राथमिक कोर्स क्रमांक 3 के ज़ेन योगी साधकों का डॉक्टर सहज जी के इंटरनेशनल ज़ेन योगा IESM फाउंडेशन बदलापुर में मैं डॉक्टर रामरानी आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ। अगले 2 दिनों के लिए आई विल बी योर टीचर, है ना, एंड यू विल बी आवर स्टूडेंट्स, ज़ेन योगी साधक, ठीक है। अगले 2 दिनों के सफर में डॉक्टर सहज जी द्वारा लिखी गई ज़ेन योगा किताब, जिसका आप लोगों ने हिंदी रूपांतरण किया है, जिसका आपको एक कॉपी मिली है ना, उसका नाम क्या है, पढ़ा, अष्टांग योग, है ना। तो उसके नाम से उन्होंने हमने किया है, उसका अनुवाद किया है हिंदी में। उसी किताब का 2 भाग आपको दिए गए हैं, भाग 1 और भाग 2। तो भाग 1 को हम लोग इस कोर्स में कवर करने वाले हैं। 48 घंटों के इस कोर्स के सफर की शुरुआत हम क्या करेंगे, प्रार्थना से। हमारे गुरु जी के माध्यम से ये विधि है कि हम लोग कोई भी कोर्स की शुरुआत प्रार्थना से करते हैं और दीपक प्रज्वलन से करते हैं। तो मैं यहाँ पे हमारे सीनियर जो कार्यकर्ता हैं कंचन ठाकुर मैडम और उनके हस्बैंड जी नीलांबर जी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा, मेरी बुआ यहाँ पे बैठी है जो कि मेरी सबसे पहली टीचर ऑफ माई लाइफ इन KG, तो मैं बहुत खुश नसीब हूँ, उनके लिए तालियां बजाएंगे। और चैतन्य जी यहाँ बैठे हैं, उन सबसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप दीपक प्रज्वलन करेंगे, तब तक हम लोग प्रार्थना करेंगे। तो प्रार्थना के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे बैठे हो कमर गर्दन सीधी रखो, हाथों की ध्यान मुद्रा रखो, ऐसा पहली उंगली अंगूठा मिला लो, उसको अपने घुटनों के ऊपर या अपनी चेयर के ऊपर रख दो, बैकबोन सीधा रखो। प्रार्थना में हम 3 बार ओंकार बोलेंगे, ओंकार का मंत्र, पतंजलि मुनि की वंदना और गुरु वंदना। मैं बोलूंगा, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करें, सबको रिपीट करनी है, आंखें बंद कर, मेरे पीछे पीछे आपको बोलना है, साथ में नहीं। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। 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 योगेन चित्तस्य पदेन वाचा मनो शरीरस्य सच वैद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतञ्जलिं प्राण जलिराननं
गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरवे नमः। गुरवे नमः। सब धीरे से आंखें खोल दें। जैसे कि आपको मालूम है कि ये हमारी जो 2 दिनों की यात्रा है, पूरी यात्रा, ये पूरी ज़ेन योगा किताब है, वो मन से संबंधित यात्रा है। तो इसलिए हम लोग इसकी शुरुआत संगीतमय रूप से करके एक मन से संबंधित गीत यहाँ पे गाएंगे। और ये गीत ऐसा है कि जो सबने गाया है बचपन में, स्कूल में या किसी न किसी जगह पे, हाँ, तो हम लोग वो अभी गाएंगे। तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगा कि आपको भी अगर ये कंटेस्ट हो तो साथ साथ में हम गाएंगे, ठीक है? तैयार है सभी? हमको मन की शक्ति देना। जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ, कौन से पिक्चर का गणित है? जनरल नॉलेज का सवाल है, कौन सी पिक्चर? हाँ गुड, चलो ऐसे क्वेश्चन बहुत पूछते रहूँगा आपको बीच बीच में। चलो शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना, मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। जाओ लगे भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, भेदभाव अपने दिल से साफ कर सके, दोस्तों से भूल हो तो माफ कर सके, झूठ से बचे रहे, सच का दम भरे, बोले झूठ बचे रहे और सच का दम भरे, दूसरों की जय से पहले खुद को जय करे। हमको मन की शक्ति देना। मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर गाए, मुश्किलें पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, मुश्किलें सामने पड़े तो हम पे इतना कर्म कर, साथ दे तो धर्म का, चले तो धर्म पर, खुद पे हो
हमको मन की शक्ति देना। इस गीत में मन के विकारों के बारे में बात कर रहे हैं, मन के विकारों के बारे में बात कर रहे हैं, और उस पर जीत हासिल करने के लिए ईश्वर से क्या कर रहे हैं हम लोग? प्रार्थना कर रहे हैं। मन के विकार जो इस गीत में दर्शाए गए हैं वो है सबसे पहला झूठ बोलना, मन का विकार, भेदभाव करना, है ना, कोई अच्छा लगे तो उसकी पार्शियलिटी, और कोई अच्छा नहीं लगे तो मुंह मोड़ के चले जाना, भेदभाव करना, दूसरों की भूलों को माफ न करना। कह तो रहे माफ करना, लेकिन वो माफ नहीं करता है, वो भी मन का क्या है? एक खेल है, और उसको कहते हैं प्रतिक्रिया करना। थोड़ी तो कोई चीज गलत कर ले और हम तुरंत क्या करते हैं? उसके प्रति प्रतिक्रिया करते हैं। और डर सबसे बड़ा विकार मन का, और कह रहे हैं मुश्किल समय में विचलित होना, है ना, मुश्किल समय में विचलित होना, ये सारे क्या है? मन के विकार हैं। और ये मन के विकार हर इंसान की समस्याएं हैं। किसकी नहीं है आज? अरे कोरोना ने सबको डरा दिया, डर डर के जी रहे हैं, और इतना टेंशन में जी रहे लोग कि थोड़ी थोड़ी बात में क्या हो जाता है? प्रतिक्रिया करते हैं, फिर कभी कभी झूठ भी बोलते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें क्या है? हर एक इंसान की समस्या है, और हर एक इंसान चाहता है कि हम इससे बाहर निकले। इसलिए क्या करता है बेचारा? प्रार्थना करता है। किससे? उस भगवान से। हमको मन की शक्ति देना। क्यों शक्ति मांग रहा है? क्योंकि मन कमजोर है। जैसे कह रहा है मन विजय करे, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करे। यानी दूसरों के ऊपर तो छोड़ो आप कंट्रोल, पहले खुद के ऊपर तो हमें अपना कंट्रोल आना चाहिए। खुद के मन को कंट्रोल में लाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन प्रार्थना से ये मन कंट्रोल में आता है। केवल प्रार्थनाओं से इन विकारों से छुटकारा नहीं पाया जा सकता है। इसके लिए मन की गहराई में डुबकी लगानी होगी और जड़ तक जाना होगा, जहां पे ये विकार उत्पन्न होते हैं उनको जाके क्या करना पड़ेगा? समाप्त करना पड़ेगा। इसी का तंत्र कि मन के विकारों की तह तक जाकर वो कहां से उभरते हैं, किस कोने से उभरते हैं, वहां पे गहराई में डुबकी लगाकर उसको जड़ से उखाड़ने का जो तंत्र है वो डॉक्टर सहज जी ने इस अद्भुत किताब जिसका नाम है ज़ेन योगा में दिया है, जो अगले 48 घंटों में हम लोग यहाँ पे उसी को कवर करने वाले। मैं बहुत खुद को भाग्यवान समझता हूँ कि ये किताब मुझे एग्जैक्टली 3 साल पहले मिली, और वो 3 साल पहले थी 8 जुलाई, और वो कल 8 जुलाई पूरी 3rd एनिवर्सरी, और आपके साथ में वो शेयर कर रहा हूँ आज यहाँ पे अपनी जर्नी। तो 8 जुलाई 2018 को मिली थी, तब से मेरी जिंदगी पूरी बदल गई, और मैंने ये ठान लिया था कि मुझे इस किताब का प्रचार लोगों तक करना है, लोगों तक पहुँचाना है। ये अद्भुत नॉलेज लोगों को जरूर होना चाहिए। तो इसलिए मेरे को ये किताब मिली कैसे और फिर ये जर्नी शुरू कैसे हुई, आप जरूर उत्सुक होंगे सुनने के लिए। तो मैं ये थोड़ी सी अपनी कहानी आपको सुनाऊंगा, जिससे आपको महत्व समझेगा कि मैंने इसको कैसे तुरंत एक्सेप्ट किया। हम बहुत सारे लोगों को किताब देते हैं लेकिन तुरंत लोग एक्सेप्ट नहीं करते हैं। मैंने उसको क्यों एक्सेप्ट कर लिया तुरंत, उसका कारण बताऊंगा कि मेरी जो जर्नी है, मेरी जर्नी जो है इस किताब ने मुझे क्यों आकर्षित किया, वो तो बाद में बताऊंगा। पहले मेरी अष्टांग योग और विपश्यना योग और ज़ेन योग, इस तरह की जो जर्नी है वो बताऊंगा। मैंने अपने योग की शुरुआत तो 1999 में की थी। क्यों की थी? क्योंकि एज ए डॉक्टर, प्रोफेशनल डॉक्टर, दिन भर पेशेंट देखो, सिलेक्टरी लाइफस्टाइल, कोशिश आप सुनना, एक जगह पे बैठ के क्या होता है, पीठ का दर्द शुरू हो गया, बैड पोस्चर, बैठो 5-6 घंटे। तो 99 में मैं ऐसा पीठ दर्द से, विकार से पीड़ित हो गया। तो वहां पे मैंने योग की शुरुआत, मैंने योग का तरफ आकर्षित हुआ और योग की शुरुआत की। लेकिन किसके लिए? सिर्फ पीठ दर्द को ठीक करने के लिए।
और मैं बहुत ही लकी हूँ कि विवेकानंद केंद्र मुझे मिला, जहाँ पे मैं रहता था उल्लासनगर में। राजेंद्र सर जी मेरे पहले योगा टीचर, उनके माध्यम से मैंने योग का अभ्यास सीखा और 1 महीने के अंदर पीठ के दर्द से छुटकारा पा लिया। लेकिन फिर भी मैंने 6 महीना क्या किया, अभ्यास किया। 6 महीने के बाद एक बार पीठ दर्द से छुटकारा, तो फिर वही बैक टू स्क्वायर वन, नॉर्मल लाइफ चलने लगी। लेकिन एक संस्कार पड़ गया, एक बीज अंदर क्या पड़ चुका था। इसलिए 2004 में जब मैं अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन में रहता था, तभी अंबरनाथ में, अभी तो हम लोग यहाँ पे आके शिफ्ट हो गए आश्रम में, अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन का उस साल मुझे सौभाग्य मिला कि मैं उस साल अध्यक्ष था, प्रेसिडेंट था ऑफ अंबरनाथ मेडिकल एसोसिएशन, जिसमें लगभग 150 से 200 डॉक्टर्स थे, उसका प्रेसिडेंट था। तो उसी में से एक डॉक्टर महाजन और डॉक्टर पाटिल आके मुझे मिले और उन्होंने कहा था कि भाई, डॉक्टर पाटिल मिले थे तो 2002 में मिले मुझे, तो 2002 में मिले तो उन्होंने कहा कि भाई एक आर्ट ऑफ लिविंग संस्था है, उसका एक 6 दिन का प्राथमिक कोर्स होता है ना, तो आप करिए, वो बहुत अच्छा है। तो 2002 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया 6 दिनों का, बहुत ही मस्त किया, एकदम पूरे कमिटमेंट के साथ, क्योंकि योग का क्या था, बीज पड़ चुका था। कभी 1999, कल पूछूंगा क्विज में ये क्वेश्चन, याद रखना, एक साल। तो 2002 में मैंने आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया 6 दिनों का, इतना बहुत सारा बदलाव खुद में अनुभव किया और 2 साल कंटिन्यूसली उसका अभ्यास, क्रिया जिसको कहते हैं सुदर्शन क्रिया, उसका अभ्यास निरंतर। 2002 में हम लोग ने नया घर 2001 में लिया था, उसमें मैंने एक अलग से कमरा बना लिया खुद का कि यहाँ पे बैठ के मैं अपनी योग की क्या करूँगा, साधना करूँगा, सुदर्शन क्रिया का अभ्यास करूँगा। 2 साल की। और फिर 2004 में जब मैं प्रेसिडेंट बन गया अंबरनाथ एसोसिएशन का, तब मुझे डॉक्टर महाजन मिले और उन्होंने मुझे ऑफर किया कि भाई एक चौहान सर करके और मीनाक्षी सर अंबरनाथ में योग विद्या धाम ऐसी संस्था है, उसके माध्यम से योग प्रवेश का वर्ग चलाते हैं, इसको ज्वाइन करो, बहुत अच्छा लगा। उसको पता था कि मैं योग में बहुत ही इंटरेस्टेड हूँ। तो 29 अगस्त, मुझे अभी भी याद है, 29 अगस्त 2004 मैंने अपने योग प्रवेश के पहले क्लास में ज्वाइन किया और ये संस्था थी कौन सी, भारतीय योग विद्या धाम नासिक, उसकी अंबरनाथ शाखा। तो वहां पे सुबह 6 से 7 के बीच में 1 घंटा ये वर्ग चलता था, चौहान सर के अंडर मैंने ज्वाइन किया योग में प्रवेश, है ना। और ये एक संस्था के हमारे गुरुजी हैं, आदरणीय विश्वास मंडलिक गुरुजी, सामने आप फोटो देख सकते हैं, है ना, जिनको अभी हाल ही में 2018 में उनको प्रधानमंत्री के द्वारा इंडिविजुअल क्षेत्र में जो जिन्होंने योग में बिल्कुल प्रथम यानी बहुत ही प्रगति की है, उनको सम्मानित किया गया आयुष डिपार्टमेंट के द्वारा। प्रधानमंत्री स्वयं नरेंद्र मोदी साहब ने उनको सम्मानित किया, पूरे इंडिया में फर्स्ट कैंडिडेट थे। 2 तालियां उनके लिए बजाएंगे। तो ये संस्था के माध्यम से योग प्रवेश में मैंने एंट्री तो किया, लेकिन तीसरे ही दिन, कोष्ठी साहब ध्यान से सुनना, तो तीसरे ही दिन मैंने अपने योगा टीचर को पूछा, चौहान सर को, कि सर ये जो आप योगा सिखा रहे हो ये मैं भी सिखाना चाहता हूँ, तो ये इसका प्रोसीजर क्या है कि आप जैसा मैं क्या बनूं, टीचर बनना चाहता हूँ। क्योंकि उनको दिखाने का जो तंत्र, सिखाने का जो तंत्र था, इतना मुझे अच्छा लगा, क्योंकि मैंने पहले भी सीखा था विवेकानंद केंद्र में, मैंने पहले भी आर्ट ऑफ लिविंग का कोर्स किया था, लेकिन इस तंत्र से जब मैंने योग सीखना शुरू किया तो इतना बदलाव था उसमें, इतनी बहुत ही कमिटमेंट के साथ जो सिखा रहे थे, मुझे लगा मुझे योगा क्या बनना है, टीचर बनना है। और तीसरे दिन उनको पूछा, उन्होंने बता दिया योग प्रवेश करो, उसके बाद ये 35 दिन का कोर्स पूरा करोगे, फिर उसके बाद 60 दिन का कोर्स है योग परिचय, और उसके बाद योग शिक्षक का 30 दिनों का कोर्स है, और उसके बाद 7 दिन तुमको नासिक में जाके रहना पड़ेगा। वो योगा टीचर का एग्जाम देने को नासिक जाना पड़ता है, तभी जाके तुम योगा टीचर बनोगे। और उसके बाद 2 वर्ग चलाने पड़ेंगे एज ए असिस्टेंट टीचर, एंड देन यू कैन स्टार्ट कंडक्टिंग योर ओन योगा क्लास एज ए योगा टीचर करके आप काम कर पाओगे, और अपने योग प्रवेश जो आप अभी सीख रहे हो वही क्लास आप क्या कर पाओगे, खुद कंडक्ट कर पाओगे। मैंने कहा ठीक है, सफर तो बहुत डिफिकल्ट था, कोई डिफिकल्टी लग नहीं रही थी, एक ही प्रॉब्लम था कि 7 दिन जाके नासिक रहेंगे। सीमा जी ध्यान से सुनना, 7 दिन नासिक रहना, डॉक्टर, बिजी डॉक्टर को जिसकी ओपीडी रोज 70-80 चलती हो,
है ना, वो जाके 7 दिन है, घर वाली परमिशन दे तो सही, है ना, तब तो जाके रहूं। तो वो एक बहुत डिफिकल्ट पार्ट लगता था। बोला ठीक है करेंगे। तो योग प्रवेश का वर्ग पूरा किया। 2 अक्टूबर को मुझे पहला सर्टिफिकेट मिला। इमीडिएटली योग परिचय वर्ग हुआ ही नहीं, 1 साल लग गया, इंतजार करना पड़ा। तब जाके 2005 में योग परिचय करने का मौका मिला। 60 दिनों का वो कोर्स था, 60 दिनों का कोर्स। योग प्रवेश में टॉप किया, योग परिचय में टॉप किया, और फिर योग शिक्षक 1 साल और इंतजार करना पड़ा। 2006 में योग शिक्षक का वर्ग अंबरनाथ में ऑर्गेनाइज किया गया, जिसको मैंने ज्वाइन किया। 1 महीना वहां पे पूरा किया, और फिर 12 मार्च 2006 को मैं गया नासिक, और 19 मार्च 2006 को हाथ में लेके आया योग शिक्षक का सर्टिफिकेट। योग शिक्षक का सर्टिफिकेट हाथ में आ गया। जर्नी थी वो पूरी हो गई, लेकिन 2 साल लगे उसको, 2 साल लगे। इस बीच में अपना अभ्यास एक भी दिन नहीं छोड़ा, रोज अपना अभ्यास करते गया। अब उनकी वो हट थी कि आपको पहले 2 असिस्टेंट करके काम करना पड़ेगा, पता है आपको, लेकिन वो मैंने 2 महीना पहले ही पूरा कर दिया। शिक्षक तो बना मार्च में, और जनवरी में ही और फरवरी में हमारा हॉल है मेरे क्लिनिक के नीचे, जिसका नाम है जिज्ञासा हॉल। वहां पे हम लोग ने क्या किया, योग प्रवेश के वर्ग शुरू कर दिए। और जो मेरे टीचर थे, कौन थे मेरे टीचर? चौहान सर। तो उन्होंने आके वहां पे योगा के वर्ग लेना शुरू किया, और उनको मैं असिस्टेंट टीचर करके जनवरी और फरवरी के बैच में काम कर लिया। और जब मार्च में आया तो असिस्टेंट टीचर करने की कोई जरूरत नहीं पड़ी। 19 मार्च को सर्टिफिकेट मिला, और अप्रैल 4 को मैंने अपना पहला योग प्रवेश एज ए टीचर करके वर्ग शुरू किया, उसी हॉल में, जिज्ञासा हॉल में शुरू किया। और ये सिलसिला इतना बढ़ गया कि 17 वर्ग नॉन स्टॉप बिना रोके योग प्रवेश के मैंने लिए, जिसमें अनेक साधकों ने क्या किया, हिस्सा लिया। और तब तक और प्रगति की, यानी ये तो वर्ग लेते गया, लेकिन योग प्रवेश, परिचय और शिक्षक के बाद योग प्रबोध, वो डिग्री भी 2006 में मैंने क्या की, हासिल कर ली। और योग अध्यापक, एडवांस योगा टीचर, वो 2007 में मैंने हासिल कर ली। और साथ ही 17 वर्ग भी लेते गया, और तब तक बहुत सारे कार्यकर्ता निर्माण हो गए। और 2008 में हम लोग ने भारतीय योग विद्याधाम उल्लासनगर शाखा, जिसको 150th शाखा बनी हमारे भारतीय योग विद्याधाम नासिक की, उसका प्रमाणिकता हमको मिली, और हमने अलग से शाखा अपने वहां पे खोली। पहले अंबरनाथ के अंडर हम काम करते थे, फिर उल्लासनगर की अलग शाखा बन गई 2008 में, 20 अप्रैल 2008 में। और उसके बाद मुझे और एक सर्टिफिकेट मिला गुरुजी के आशीर्वाद से, आदरणीय मंडलिक गुरुजी के आशीर्वाद से, कि भाई अभी आप योगा टीचर्स खुद बना सकते हो। यानी पहले मैं टीचर बना, फिर एडवांस टीचर बना, उसके बाद बोला उन्होंने कि आप अभी यू कैन योरसेल्फ मेक योगा टीचर्स। फिर तो योगा टीचर्स की फैक्ट्री लग गई उल्लासनगर में, और लगभग 2008 से लेकर 2013 तक 5 योगा टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स कंडक्ट किए, और लगभग 200 से प्लस क्या हो गए, योगा टीचर्स निर्माण हुए उन 5 वर्गों में। इसके बीच में मैंने और योग प्रबोध के बाद योग प्रवीण का वर्ग किया, योग पंडित का वर्ग किया, पहला मात्र वो भी किया मैंने। उसके बाद क्या किया, ये जो टीचर्स निर्माण हो गए, इनकी डिमांड आने लगी। बहुत सारे उल्लासनगर में हमारे वर्ग फैलने लगे, चलने लगे। उन्होंने कहा कि भाई अब तो हम सिखा रहे हैं लोगों को, 1-1.5 घंटा रोज सिखाते हैं, लेकिन ऐसी कोई हमारे पास जगह होनी चाहिए, ऐसा कोई आश्रम होना चाहिए जहाँ पे हम लोग रहवासी वर्ग ले पाए, और वो उनको रह के योगा सिखा पाए। तो उनकी डिमांड, और इतने लोगों की डिमांड, तो हमारे मन में नहीं जागा, चलो कुछ ना कुछ जगह ढूंढते हैं। तो 2011 में जगह ढूंढनी शुरू की, तब जाके ये अष्टांग आश्रम जो बना है, वो जगह हमको 2011 में मिली, 2011 में मिली। लेकिन आश्रम 2011 में नहीं बना, आश्रम बना 5 साल के बाद 2016 में 2 अक्टूबर को, वही दिन जिस दिन मुझे क्या मिला था, पहला सर्टिफिकेट मिला था। कौन से साल में? 2004 में। और 12 साल के बाद 2016 2 अक्टूबर को, जिस दिन मुझे मेरा पार्टनर जो मिले इस अष्टांग आश्रम बनाने में, श्री जगदीश वाधवा जी, उनके लिए जोरदार आप तालियां अवश्य बजा सकते हैं।
तो उनका बर्थडे भी 2 अक्टूबर को था और मेरा भी 12 साल पूरा हो रहा था। और 12 साल योग में बहुत महत्व रखते हैं। 12 साल का महत्व क्या है, कौन बताएगा? तब जी तब हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जोरदार तालियां बजाएं इनके लिए। 12 साल का मतलब होता है एक तप पूरा हुआ, है ना, एक तप पूरा हुआ। तो एग्जैक्टली 12 साल जब पूरे हुए उसी दिन हमारा इनॉग्रेशन हुआ अष्टांग योग आश्रम का। अष्टांग योग आश्रम का नाम रखा अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन। पहले तो सिर्फ योग का सोचा था आश्रम खोलेंगे, लेकिन उसमें नेचुरोपैथी जुड़ गया, उसमें फिजियोथेरेपी जुड़ गया, बहुत सारी चीजें जुड़ गई उसमें। और हम लोग ने बहुत सारे रिसर्च करना शुरू किया, डायबिटीज के ऊपर रिसर्च करना शुरू किया, और फिर सोराइसिस करके चमड़ी की बीमारी उसके ऊपर रिसर्च करना शुरू किया। ऐसे चलता रहा सफर। लेकिन 2015 में एक इम्पॉर्टेंट घटना घटी कि 2015 में हमारे शिक्षक लोकनाथन जी, जो हमारे इम्पोर्टेंट कार्यकर्ता हैं, भाई साहब जिसको बोलते हैं इस आश्रम में, अष्टांग आश्रम में, वो विपश्यना का कोर्स करके आए इगतपुरी से। उन्होंने मुझे कुछ सीरीज लाके दी कि गोयनका गुरु जी की जो रिकॉर्डेड सीरीज होती है, जो लेक्चर्स होते हैं, जिन्होंने विपश्यना कोर्स किया, किसने किया विपश्यना कोर्स यहाँ पे, तो वहाँ पे वो शाम को एक डिस्कोर्स चलता है, गोयनका गुरु जी का लेक्चर्स चलते हैं 1.25 घंटे का। तो उन्होंने आके दी, तो मैंने उसको सुना, तो इतना प्रभावित हो गया कि मुझे लगा कि अभी ये तो योग तो लोगों को सिखाया, और योग यानी हमारा जो अष्टांग योग है वो अष्टांग योग पर आधारित है, जो कि पतंजलि महामुनि ने ये मार्ग बताया था 2500 साल पहले। तो हमारे गुरु जी की टीचिंग्स किसके ऊपर आधारित थी कोष्ठी साहब? अष्टांग योग के ऊपर। और ये गोयनका गुरु जी की जो विपश्यना विद्या थी वो किस पर आधारित है? भगवान गौतम बुद्ध के आर्य अष्टांगिक मार्ग पर आधारित है। तो देखो दोनों में क्या है, अष्टांग का अष्टांग योग पतंजलि का, आर्य अष्टांगिक मार्ग भगवान बुद्ध का। इसलिए आश्रम का नाम क्या रखा आपने? अष्टांग योग एंड नेचुरोपैथी रिसर्च फाउंडेशन। तो 2015 में विपश्यना विद्या मिली। कोई भी चीज नहीं मिलती है, मेरा स्वभाव हो गया है, भगवान ने क्या बनाया, प्रकृति ने पता नहीं क्या बनाया, कि जैसे ही कुछ सीखता हूँ इमीडिएटली मन में इच्छा होती है कि क्या करूँ, उसको लोगों को बांटूं। तो विपश्यना विद्या इतनी महत्वपूर्ण विद्या सीखी, समझी, अभ्यास किया। 2016 में बुद्ध पूर्णिमा के दिन हम लोगों ने सत्यनारायण की पूजा की सामने आश्रम में। इनॉग्रेशन तो 2 अक्टूबर को हुआ था, लेकिन बुद्ध पूर्णिमा के दिन 2016 में हम लोगों ने क्या किया, सत्यनारायण की पूजा के बाद इमीडिएटली 10 व्याख्यान जो वहां पे होते हैं विपश्यना के कोर्स में, वो 10 व्याख्यान का 3-3 घंटों का सत्र, प्रैक्टिकल एंड थियरी, यहाँ पे कंडक्ट किया। लोगों को विपश्यना विद्या सिखाई अनऑफिशियली, क्योंकि ऑफिशियली तो सिखा नहीं सकते, ऑफिशियली तो सिर्फ विपश्यना केंद्रों में ही सिखाई जाती है। तो वो सिखाई, और उसके बाद तो ऐसी मन में इच्छा जागी कि भाई ये जो योग है अष्टांग योग और ये जो विपश्यना है, इन दोनों को क्या करना चाहिए, कंबाइन करना चाहिए। क्योंकि दोनों एक दूसरे से क्या है, ऑलमोस्ट तालमेल खाते हैं। दोनों एक दूसरे को क्या है, पूरक बोलते हैं उसको, यानी एक दूसरे को हेल्पफुल है। तो मन में ये इच्छा हमेशा रहती थी। इसलिए 2018 में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी साहब ने 2015 में एक नई प्रथा शुरू की। 21 जून को क्या क्या उन्होंने किया, वर्ल्ड योगा डे, इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की। तो 2015, 2016, 2017 हर इंटरनेशनल योगा के दिन हम लोग कुछ ना कुछ कार्यक्रम लोगों के लिए ऑर्गेनाइज करते थे इस आश्रम में। लेकिन 2018 को जब कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया, उस दिन 21 जून को मैंने एक लेक्चर दिया था जिसका नाम रखा योग एंड विपश्यना अ कंबाइंड अप्रोच। क्या बोला? योग एंड विपश्यना कंबाइंड। एक अमित रे करके पीएचडी डॉक्टर है, उन्होंने एक किताब लिखी थी योग एंड विपश्यना अ कंबाइंड अप्रोच। उनको पढ़ के मुझे लगा कि जब अमित रे साहब कहते हैं कि ये हो सकता है, तो ये क्यों नहीं हो सकता है। उसके ऊपर मैंने 2 घंटे का लेक्चर दिया था। किस दिन? 21 जून। तारीख याद रखना, बिकॉज अब वो रहस्य खुलने वाला है जब मुझे ये योगा मिली। कभी मिली मुझे ये जैन योगा? हाँ, 8 जुलाई 2000। और ये कौन सी डेट बता रहा हूँ मैं? 21 जून 2018, जिस दिन योगा डे था। तो 21 जून को मैंने वो लेक्चर दिया, और फिर मैंने सोच लिया कि मैं ये कोर्स ऑर्गेनाइज करूंगा। लोगों को क्या करूंगा, विपश्यना और योग क्या करूंगा, अष्टांग योग दोनों कंबाइन करके सिखाऊंगा। उसका मैंने नाम भी रखा। क्या नाम रखा?
विपश्यना विद्या क्या है, किसकी विद्या है भाई? भगवान गौतम बुद्ध की। और वो किसकी विद्या है? पतंजलि। तो मैंने एक नाम रख दिया, ये मैंने पहले कोर्सेज में नहीं बताया, आपके पहले कोर्स में मैं ये बात बता रहा हूँ। जो पहले के कोर्सेज में 5 कोर्सेज हो गए हमारे, किसी को नहीं बताई, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। कितने लकी हैं आप लोग, जोरदार तालियां आपने लिए बजाई। मैंने रखा उसको मणिमन, ये मैंने अनाउंस नहीं किया, लेकिन मणिमन क्या रखा? बुद्धांजलि वे ऑफ लिविंग, यानी बुद्ध और पतंजलि, बुद्ध अंजलि है ना, बुद्धांजलि वे ऑफ। पहले बताया था चैतन्य कभी? नहीं बताया था। तो कहने का मतलब क्या है? ऐसा मन में आया कि बुद्धांजलि वे ऑफ हेमंत, बुद्धांजलि वे ऑफ लिविंग। और ये मैंने उसकी रचना शुरू की, मणिमन प्लानिंग करता था, ये कराऊंगा, वो कराऊंगा, भगवान अष्टांग योग का ये लूंगा और बुद्ध का ये लूंगा, साथ में करूंगा, लोगों को क्या करूंगा? सिखाऊंगा। और फिर वो आया दिन 8 जुलाई, संडे का दिन था। कल तो संडे नहीं था, लेकिन उस दिन संडे था 2018 को। और संडे के दिन क्लिनिक छुट्टी, तो घर में बैठा था, तो ऐसे ही यूट्यूब पे ज़्यादा करके मैं जाता नहीं हूँ, कुछ साल तो मैंने मोबाइल भी रखना बंद कर दिया था, लेकिन उस समय पे मेरे हाथ में मोबाइल था, स्मार्टफोन था, और यूट्यूब पे एक छोटा सा वीडियो फ्लैश हुआ, आता है ना ऐसा, कभी कभी आ जाता है। तो ऐसा आया, टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज, टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज बाय डॉक्टर आशीष शुक्ला जी। तो मैं बोला देखते हैं क्या है टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरु। अब देखो 2018 नहीं 14 साल हो गए थे इस योग के सफर में, स्पिरिचुअलिटी के सफर में। तो मन में उत्सुकता जागी, ये क्या बता रहे हैं टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज कौन, अभी वर्ल्ड में कौन से टॉप 10 है। तो 29 मिनट का वीडियो था, नॉर्मली 5 मिनट का वीडियो भी मैं नहीं देखूं, लेकिन पता नहीं इस वीडियो ने क्यों मुझे आकर्षित किया। और संडे का समय था, शाम को खाली बैठा था, तो ये वीडियो को क्लिक करके मैंने वो वीडियो देखा। कैरोलिन ध्यान से सुनना, वीडियो मैंने देखा 29 मिनट्स का। उन्होंने बताया डॉक्टर आशीष शुक्ला, इससे पहले आशीष शुक्ला कौन है मुझे पता नहीं था, लेकिन उस दिन इनका वीडियो आकर्षित करके मैंने देखा है। तो उन्होंने बताया कि 10 से लेके लिस्टिंग दी, 10th नंबर, 9th नंबर, 8th नंबर, 1 नंबर, कौन है स्पिरिचुअल गुरुज पूरे वर्ल्ड में, उनके हिसाब से। ये उनकी घटना है ना, ऐसा नहीं कि ऐसा सच्चाई भी है, ऐसा हम नहीं कह सकते कि ये सच है, लेकिन उनके हिसाब से, क्योंकि उन्होंने भी दर की ठोकरें खाई थी और अलग अलग जगहों पे जाके उन्होंने फिर ये स्पिरिचुअल नॉलेज हासिल किया था। तो उन्होंने बताया कि 10th नंबर पे हैं, उनके हिसाब से। आप ऐसा उसके अंदर मन में उसको लेना मत कि ये इन्होंने ऐसा क्यों कहा, ब्रह्म कुमारी। फिर 9th नंबर पे ओशो जी भगवान। फिर 8th नंबर पे कल्कि महाराज, जो कि आज बहुत ही विवादास्पद हैं, है ना, उनके कुछ है नहीं यहाँ पे आजकल, कुछ अब्सकॉन्डिंग है। और फिर क्या 8 के बाद 7th पे आए श्री रविशंकर जी, आर्ट ऑफ लिविंग। फिर 6th पे आ गए आदरणीय सदगुरु जी। फिर 5th पे आ गए इकहार्ट टॉल, अगर आपने सुना होगा, पावर ऑफ नाउ, उन्होंने किताब लिखी है, कनाडा में रहते हैं और बहुत ही अच्छा स्पिरिचुअल लीडर है और बहुत सारी किताबें भी लिखी है। उसमें से एक फेमस किताब है पावर ऑफ नाउ, इकहार्ट टॉल। 5th नंबर पे रखा। 4th नंबर पे रखा, 4th नंबर पे कौन सा रखा उन्होंने? 4th नंबर में विवेकानंद जी के जो गुरु जी थे, कौन थे? हाँ, रामकृष्ण परमहंस जी। 4th नंबर पे मेरा विवेकानंद जी और उनके गुरु जी। 3rd नंबर पे जो हमारे साउथ के हैं, कौन है? नहीं, रमन महर्षि। वेरी गुड, तालियां बजाओ उनके लिए। रमन महर्षि, है ना, 3rd नंबर पे रखा। उसके बाद 2nd नंबर पे आदरणीय जे कृष्णमूर्ति जी। अब उत्सुकता जागी कि नंबर 1 पे कौन है भाई? अभी तक तो 10 से लेके 2 तक जो बताया है, कहां ना कहां पे तो सुना था उनके बारे में, लेकिन ये नंबर 1 पे कौन है? उत्सुकता जागृत हुई। तो नंबर 1 जब देखा तो उन्होंने नंबर 1 दिया था डॉक्टर पी.जे. सहर। सामने उनकी मूर्ति है, जोरदार तालियां उनके लिए बजा सकते हैं। तो पी.जे. सहर जी नंबर 1 टॉप 10 स्पिरिचुअल गुरुज में नंबर 1 गुरु क्या रखा था उन्होंने नाम? पी.जे. सहर जी। और उनका किताब जो उन्होंने लिखा है ज़ेन योगा, उनको उन्होंने टॉप नंबर पे रखा था। अब तो रहा नहीं गया, ये टॉप पे है। और मुझे 2018 के 8 जुलाई तक उनके बारे में पता ही नहीं, यानी 14 साल की योग की जर्नी
और उसमें जो टॉप स्पिरिचुअल गुरु है उसके बारे में जानकारी नहीं। तुरंत दूसरे दिन फोन किया मैंने, संजय जी हमारे जो अकाउंटेंट अभी आपके लिए रजिस्ट्रेशन किया, संजू एक काम कर, ये डॉक्टर आशीष शुक्ला की संस्था को फोन कर, डीप नॉलेज उनकी संस्था है, मुझे ये कोर्स ज़ेन योगा बेसिक कोर्स वो चलाते हैं हिंदी में ट्रांसलेट करके, वो ज्वाइन करना है। तो तुरंत उन्होंने फोन किया, क्या है फॉर्मेलिटी, 6500 फी है, भरो, सब वीडियोस आपके मोबाइल में आ जाएगा। हम हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं ये किताब, जो कि क्या है इंग्लिश में है, ये ओरिजिनल किताब ज़ेन योगा की जो डॉक्टर पीजे सहरली, इसका हिंदी रूपांतरण करते हैं, वो आपको YouTube में सब वीडियोस अपलोड करके देंगे। आप 6500 फी भर दो, इसके साथ आपको एक किताब भी मिलेगा जो डीप नॉलेज संस्था ने छापा है, वो आपको किताब भी कोर्स के साथ मिलेगा। तो उनके वीडियोस देखना तो मैंने 8 तारीख के बाद तुरंत शुरू कर दिए हिंदी में, और जैसे जैसे वीडियो देखते गए, जैसे जैसे हिंदी रूपांतरण सुनते गए, इतना उसका असर बढ़ते गया कि अगस्त 2018 को सोच लिया कि बस अब ये टीचिंग्स को क्या करना है। जैसे आपको पता है मन में आता है विपश्यना सीखा तो वो सिखाना है, अब ज़ेन योगा सीखा तो ये क्या करना है, ये तो विद्या लोगों को बांटनी है, लेकिन ये विद्या मुझे अष्टांग आश्रम में नहीं बांटनी है। मैं वहां पे इसको कॉकटेल करके नहीं देना चाहता हूँ कि वहां पे लोग आते हैं योगा, नेचुरोपैथी, फिजियोथेरेपी, ये सब डिपार्टमेंट्स है, एक्यूप्रेशर, वहां पे नहीं। इसके लिए अलग जगह चाहिए जहां पे सिर्फ और सिर्फ ज़ेन योगा की ही टीचिंग्स की जाए। तो उसके प्लॉट को मैंने ढूंढना चाहा तो ज्यादा दूर जाना नहीं पड़ा, आश्रम के सामने एक प्लॉट पड़ा था जो मैंने ही किसी को दिलवाया था 2016 में जब आश्रम बन रहा था। मुझे इस प्लॉट की ऑफर आई थी, लेकिन मेरे पास उस समय पैसा नहीं था, और आदरणीय मोदी साहब ने नोटबंदी कर ली, तो लोगों को नोट, किसको नोट चाहिए थे, किसको नोट निकालने थे, तो किसी ने ले लिया था। लेकिन वो बहुत ही नजदीक का आदमी था जिन्होंने हमें कलर सप्लाई किया था, किसके लिए, अष्टांग आश्रम के लिए, उसी को मैंने लेके दिया था एक प्लॉट। उसको कहा ये प्लॉट मुझे दे दे बाबा, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे एक नया आश्रम। उन्होंने कहा दूंगा जरूर, लेकिन पहले एक और प्लॉट जिसमें बंगलो बना हो। उन्होंने लिया था इसको क्यों, कि भाई एक बंगला बने न्यारा, जहाँ पे हम लोग दोस्त लोग बैठेंगे संडे वनडे के दिन, और पार्टी शार्टी होगी, और पार्टी शार्टी में आपको मालूम है क्या होता है, तो वो सब करेंगे एंजॉयमेंट के लिए, एक छोटा सा फार्म हाउस बनाएंगे। लेकिन 3 साल हो गए बेचारे ने फार्म हाउस बनाया नहीं। मैं बोला तू तो असफल हो गया, मेरे को दे दे, मैं अपना काम करूंगा। तू बोला लेकिन तेरे को तब दूंगा जब मुझे इसी रोड पे वो एक और प्लॉट लेके दे जिसमें पहले से बंगला बने न्यारा बना हो, फार्म हाउस बना हो, तो वो दूंगा, ये दूंगा। और लकीली देखो प्रकृति कैसे काम कर रही है, एक बंगला किसको बेचना था यहाँ पे, उसको वो लेके दिया, उसने वो लिया और मुझे ये प्लॉट दे दिया। और 28 अक्टूबर को वो दिन मैं भूल नहीं सकता हूँ, जब डॉक्टर आशीष शुक्ला, मन में बहुत विचार चलते थे कि जिससे ये किताब मिली है, पहली बात तो आशीष शुक्ला जी के लिए जोरदार तालियां बजानी पड़ेगी, जिससे ये विद्या मिली है, अगर वो साक्षात यहाँ पे हमारे आश्रम में आ जाए और उन्हीं के हाथों अगर स्टोन लेइंग सेरेमनी हो जाए तो उससे ज्यादा और क्या हो सकती है। तो ऐसे ही 8 अगस्त को मेरा बर्थडे है ना, और वो भी बर्थडे कौन सा बर्थडे था, छोटा मोटा बर्थडे नहीं था, एक लैंडमार्क बर्थडे था, 50th बर्थडे, 50 साल पूरे कर रहा था 2018 में, क्योंकि 8 अगस्त 1968 को मैं पैदा हुआ हूँ। तो 50 साल पूरे करने मैंने आशीष शुक्ला जी से अपॉइंटमेंट ली थी, 8 अगस्त को आपसे बात करनी है लाइव। इस कोर्स में एक थी कि भाई अगर आप कोर्स ज्वाइन करते हो तो आप एक बार महीने में आशीष शुक्ला जी से पर्सनली बात कर सकते हो। तो पर्सनली बात की मैंने, उन्होंने कहा कि मुझे आना है बॉम्बे में, एक कोर्स ऑर्गेनाइज करना है, 1 डे का सेमिनार। मैं बोला सर आप इधर उधर क्यों जाते हो, हमारा अष्टांग योग आश्रम है ना, वहां पे आ जाइए। 28 अक्टूबर को उन्होंने डेट अनाउंस की और 28 अक्टूबर को वहां पे 1 डे का ज़ेन योगा का शिविर ऑर्गेनाइज किया उन्होंने, और उसी दिन 28 अक्टूबर का इसका स्टोन लेइंग सेरेमनी हो गया इस आश्रम का आशीष शुक्ला जी के हाथों। और फिर उसके बाद कंस्ट्रक्शन शुरू हुआ, 2018 के दिसंबर में शुरू हुआ। उसके बाद लगभग 2020 में यानी अगले साल 7 मई बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्योंकि उसको क्या किया था आपने, उस आश्रम का क्या किया था बुद्ध पूर्णिमा के दिन, क्योंकि बुद्धा का पता है ना आपको, बुद्धा का इतना नॉलेज अंदर था, तो बस श्रद्धा थी कि बुद्ध पूर्णिमा के दिन 7 मई को इसका क्या होगा,
इनॉग्रेशन होगा, उसके हिसाब से चल रही थी गाड़ी स्मूथली, लेकिन बीच में गाड़ी को कर गई ब्रेक, क्योंकि आ गया महा कोरोना, है ना, और उससे लग गया महा लॉकडाउन। अब मार्च में लॉकडाउन लग गया, प्रधानमंत्री मोदी साहब ने कहा कि नहीं, बस 22 मार्च को घंटे बजाओ और फिर 25 मार्च को क्या करो, पूरा देश को क्या करो लॉकडाउन। सोचा खुल जाएगा, 3 हफ्तों का लॉकडाउन है, खुल जाएगा, हो सकता है हम लोग सब काम बंद हो गए। मन में बहुत विचलित होता था कि ये क्यों हो रहा है, प्रकृति ऐसा क्यों कर रही है, अच्छा काम कर रहे हैं। और जबकि आशीष शुक्ला जी की डेट उस दिन पे टिकट पे निकली हुई थी एरोप्लेन की आने की इनॉग्रेशन के लिए, सब धरा का धरा रह गया, लेकिन अच्छा ही हुआ नहीं हुआ। अब बोलो क्यों अच्छा हुआ? क्योंकि क्या है, तब तक हम लोग ने इस किताब का हिंदी रूपांतरण शुरू कर दिया था। किसका? जैन योगा का। मेरे मन में आया कि ये इंग्लिश में तो बहुत डिफिकल्ट है, कुछ तो समझेगा ही नहीं, हिंदी चाहिए हिंदी, और पूरे दुनिया में हिंदी किताब अवेलेबल नहीं था। इंक्वायरी करने के बाद तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन का काम मैंने दिसंबर 2018 से शुरू कर दिया था, जो मैंने फरवरी 2020 में पूरा किया और उसको प्रिंटिंग के लिए भेज दिया। लेकिन खाली पार्ट वन ऑफ दिस बुक क्या किया था, रेडी हो चुका था, और बस बोला पार्ट 1 सिखाना है, पार्ट 1 हो जाएगा, बस हो जाएगा। लेकिन प्रकृति नहीं चाहती थी, प्रकृति चाहती थी कि इसका पार्ट 2 भी साथ में क्या हो, रिलीज हो। तो उन्होंने, प्रकृति ने समय दे दिया, मई से लेके सीधा दिसंबर 20 तारीख को हमने इसका क्या किया, इनॉग्रेशन किया। उस वीक में इतना समय मिला कि इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए मुझे 13-14 महीने लगे, और लॉकडाउन की वजह से इस किताब को ट्रांसलेट करने के लिए सिर्फ 1 महीना लगा, और बाद 2 भी क्या हो गया, ट्रांसलेट हो गया, और फिर फाइनली प्रिंटिंग हो गया। और 25 अक्टूबर दशहरे के दिन इसका क्या किया, हम लोगों ने विमोचन किया, लोगों के लिए बांट दिया उसको, हिंदी किताब यानी रिलीज किया 25 अक्टूबर दशहरे के दिन। इस प्रकार से जर्नी हुई, और फिर 20 तारीख दिसंबर को हमने क्या किया, इस आश्रम का इनॉग्रेशन किया। कुछ कारणों की वजह से आशीष शुक्ला साहब नहीं आ पाए, लेकिन उनका आशीर्वाद हमारे साथ हमेशा रहता है। तो 20 दिसंबर को इनॉग्रेशन होने के बाद पहली बैच जैन योगा की हमने सोचा कि 8 दिनों का वर्ग यहाँ पे चलाएंगे। 16 जनवरी को, 16 to 24 जनवरी, पीछे आप बोल के देख सकते हैं, वहां पे उनके फोटो लगे। 25 महारथियों ने, 25 जैन योगियों ने यहाँ पे उस कोर्स में पार्टिसिपेट किए, जहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे बैठे हैं, नीलम्बर जी हैं, कंचन जी बैठी हैं, जोरदार तालियां इनके लिए बजाएं। पहले जैन योगी फर्स्ट बैच में उन्होंने ज्वाइन किया, 25 लोगों ने पूरा किया, फिर फरवरी में एक और वर्ग चलाया, 17 लोगों ने किया, फिर मार्च में एक और वर्ग चलाया, और 17 लोगों ने और किया। लेकिन जब तीसरा वर्ग चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि 8 दिन का वर्ग लोगों को बहुत बोलते हैं, आओ आओ आओ, बेचारे कार्यकर्ता थक जाते हैं बोल बोल के, लेकिन लोगों को 8 दिनों का समय है नहीं। तो तब एक बीज पड़ा माइंड में कि 2 दिनों में क्या इसको हम कर सकते हैं प्रैक्टिकली। तो वो बीज 3rd बैच के टाइम पड़ा, और हमने सोच लिया कि साल में जब भी 5 सैटरडे संडे आएंगे तो 5वें सैटरडे संडे को हम क्या करेंगे, 2 दिनों का वर्ग ऑर्गेनाइज करेंगे। उसमें मई में पहला सैटरडे संडे आ रहा था, 5वां 29, 28, 29, 30 मई। तो हमने प्लान किया कि हम 2 दिन का वर्ग एक्सपेरिमेंट के हिसाब से चालू करेंगे 28, 29, 30 मई को। अप्रैल का जो 8 दिनों का वर्ग था, फिर से लॉकडाउन लग गया, और फिर अप्रैल का वर्ग कैंसिल, मई का 8 दिनों का वर्ग कैंसिल, और क्या बच गया, सीधा 2 दिनों का शेड्यूल था। अब बोला भाई ये दोनों तो कैंसिल हो गए, चलो अभी इज्जत बचाने के लिए 2 दिनों का तो करें, है ना, एक्सपेरिमेंट करें। तो कैसे भी करके डर के अनाउंस किया, बिना ज्यादा प्रचार किए, कि अभी तक लॉकडाउन चालू था, मई में भी 28, 29 अनाउंस किया, और उसके लिए जो प्रतिसाद मिला था तो होगा कि 46 लोगों ने क्या किया, उसमें हिस्सा लिया, और 2 दिनों का प्राथमिक कोर्स उन्होंने, जिसको नाम रखा जैन का प्राथमिक क्रैश कोर्स। वही जो 8 दिनों का मटेरियल है उसको कंप्रेस करके क्या किया, 2 दिनों में लोगों को बांटा। और ये पहला सक्सेसफुल होने के बाद फिर तो लगा कि अभी 2 दिन का ऑर्गेनाइज करना, हजम भी होता है जल्दी, जर्नी भी पूरी होती है, लोग आते भी हैं, कार्यकर्ताओं को भी तकलीफ नहीं, तो क्यों न फिर जून में भी 2 दिन का करेंगे। तो इमीडिएटली जून में भी 2 दिन का कोर्स ऑर्गेनाइज किया, और फिर जून में कोर्स ऑर्गेनाइज किया, उसमें भी लगभग 25 से 30 लोगों ने पार्टिसिपेट किया। फिर अनटाइमली मेरी मदर की डेथ हो गई अभी जून के एंड में,
तो इसके लिए 20 तारीख को उनकी डेथ हुई, तो जो तीसरा वर्ग होने वाला था वो नहीं हुआ, और अब हम लोग यहाँ पे तीसरा वर्ग आपके साथ शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रकार से ये जर्नी जो अष्टांग योग से शुरू हुई थी, योग प्रवेश से कौन सी तारीख को शुरू हुई थी? 29 अगस्त 2004, और जाके आज क्या तारीख है? 9 जुलाई है ना 2021। अब सवाल है कि इस किताब ने मुझे आकर्षित क्यों किया? ये सवाल इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पतंजल योग सूत्रों पर आधारित किताब है। और आपको मैंने बताया जो पहली टीचिंग मुझे गुरुजी से मिली वो कौन सी मिली भाई? अष्टांग योग पतंजलि। तो जैसे ही लगा अरे पतंजलि का ज्ञान है, अरे मुझे तो इसको पढ़ना ही है, मुझे तो इसको पढ़ना ही, पहली बात। और मन की जो गहराई से व्याख्या इस किताब ने की है वो आज तक यानी 2004 से लेकर 2018 14 साल में जो भी मैंने अलग अलग गुरुओं को सुना, भले विपश्यना सुना या भले गुरुजी के माध्यम से अष्टांग योग पतंजलि को सुना था, और पतंजलि को खाली सुना नहीं था, पतंजलि के लेक्चर्स भी दिए थे। पूरे 196 सूत्र हैं पतंजलि की किताब में, उसके सारे लेक्चर्स भी दिए थे। फिर भी इस प्रकार से किसी ने भी मन की व्याख्या की नहीं थी, इसलिए आकर्षित किया। क्यों लोग सीखने के बाद योग उसका अभ्यास नहीं करते? ये मन में प्रश्न हमेशा रहता था। कितने टीचर्स बनाए मैंने आपको बताया था? 200 प्लस। अब 200 प्लस टीचर्स बनाने के बाद भी ऐसा एक्सपीरियंस आया कि लगभग 40-50 में ऐसे नहीं है जो टीचर बनने के बाद भी क्या नहीं कर रहे? योग का नियमित अभ्यास कर रहे। और मुझे बहुत एलर्जी रहती थी क्योंकि मैंने 2004 से लेके जो जर्नी शुरू की थी 29 अगस्त और आज 9 जुलाई 2021 है। मुझे लगता है कि उंगलियों पे भी गिनने के दिन नहीं है जिस दिन मैंने योग का अभ्यास न किया हो। और यहाँ पे देखता हूँ कि इतने लगन से मैंने उनको शिक्षक बनाया और वो अभ्यास नहीं करते। इस प्रश्न का उत्तर मुझे कभी मिला नहीं, लेकिन उसका उत्तर मुझे क्या मिला? इस किताब में मिला। और वो आपको भी आज या तो कल रात, कल सुबह तक आपको मिल जाएगा उसका उत्तर कि क्यों इतना। अभी भी आप 2 दिन का शिविर करोगे या जो 8 दिन का शिविर करके गए हैं, जो 2 दिन का शिविर करके गए, सब लोग योग का अभ्यास नहीं कर रहे हैं। क्यों? उसका कारण आपको मिलेगा। क्यों हमारे संकल्प विफल हो जाते हैं? इतने संकल्प करते हैं, इतने रेजोल्यूशन बनाते कि नहीं? अरे ये कोर्स तो कर गया हूँ, फिर देखो मैं क्या करता हूँ, या ये न्यू ईयर तो आने दो, या मेरा बर्थडे आज 50th बर्थडे है, आज जो संकल्प लूंगा ना अगले साल पूरा खुद को क्या करूंगा? बदल डालूंगा। संकल्प बनाते हैं लेकिन कभी बदलता है नहीं। पता है तंबाकू खाना खराब है, संकल्प बनाया तंबाकू नहीं खाऊंगा, फिर भी वही तंबाकू फिर से खाएगा। दारू नहीं पीऊंगा, संकल्प बनाता है, फिर भी क्या करता है? वही दारू पीता है। क्यों विफल हो जाते हैं? क्यों इतने मन में अच्छी सी प्रेरणा आती है, क्यों जाते हैं कहाँ पे? उस शिविर में, और बिल्कुल माइंड चार्ज हो जाता है करना ही है, फिर भी करता नहीं। कोई बताने को तैयार नहीं इसका कारण। उसका कारण मुझे इस किताब में मिला। 5वां कारण, क्यों हम ध्यान का अभ्यास नहीं कर पाते? कितने गुरु लोग कहते हैं, और सच्ची बताऊं विपश्यना ध्यान तो मैंने शुरू किया था लेकिन कभी जमा नहीं। दूसरों को सिखा के आया, खुद को जमता नहीं था, फिर भी लेकिन दूसरों को सिखाया। और ये विद्या अच्छी है, थियरी लेक्चर जरूरी है, सुनना चाहिए आपको। और कभी ध्यान करने की कोशिश की, कभी आसन प्राणायाम से आगे बढ़ नहीं पाया इन 14 सालों में, क्योंकि ध्यान करने बैठूं, आंखें बंद करूं और विचारों का ऐसा समूह आगे टूट पड़े, भाई इसमें टाइम वेस्ट क्यों करूं मैं? इससे अच्छा आसन प्राणायाम करूं, उससे भी शरीर का स्वास्थ्य तो बनता है। ध्यान से हो सकता है मन का स्वास्थ्य बने, ऐसा सुना है, लेकिन वो तो जमता नहीं है, तो कभी किया नहीं। लेकिन क्यों नहीं जमता है? उसका कारण कोई बताने को तैयार नहीं। इसका कारण आज अभी 10 बजे 10:30 तक आपको पता चल जाएगा जब पहला लेक्चर आप सुनोगे। और 6वां कारण था, मन को ध्यान करने लायक बनाने का फॉर्मूला क्या है? चलो ध्यान नहीं जमता है मानता हूं, लेकिन कोई तो फॉर्मूला होगा जिसको अगर हम पालें तो इस जो चंचल मन को हम ध्यान करने लायक बना पाए, जैसे आगे जाके कम से कम मेडिटेशन हम कर पाए। वो भी फॉर्मूला इसी किताब में। अभी इतनी सारी चीजें मिली तो सोचो कैसे नहीं लगेगा कि ये सब चीजें मैं लोगों को बांटूं, और ये दूसरे लोग बताने को तैयार नहीं है। बड़े बड़े गुरुओं के पास भी जाएंगे तो इसका उत्तर कोई स्पष्ट रूप से देता
नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि वो नहीं देते ना, अब मुझे लोगों को सच्चाई बतानी है, क्योंकि मैंने इसका अनुभव लिया। आज 3 साल हो गए हैं, कल 3 साल पूरे किए। एक एक चीज जो इस किताब में दी है वो सच्चाई का मैं अनुभव कर पा रहा हूँ, इसलिए ये किताब का ज्ञान लोगों को बांटना जरूरी लगा। अब हम समय में थोड़ा लेट चल रहे हैं, लेकिन कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बोर तो नहीं हो रहे हो? हाँ, चल रहा है ना सब बरोबर, क्योंकि अभी 1.25 घंटे का और लेक्चर सुनना है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस कोर्स किट में आपको क्या दी गई है, ये अभी अगले 2 दिनों तक ये आपके साथ रखना। कहाँ पे भी जाओगे ना, इसके साथ जाना। प्रैक्टिकल अभ्यास में छोड़ के बाकी जगहों पे आपको इसको लेके जाना। इसमें क्या क्या है अंदर, ये ज़ेनियो का किताब है ना, पार्ट 1 पार्ट 2, एक गरीब पेन है, ऐसी छोटी सी पेन। क्यों है, इसका बहुत उपयोग है। अगर अभी तक नोट्स नहीं लिखे मेरे इस कहानी का, लेकिन पहला लेक्चर शुरू होगा और शुरू करना है लिखना, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीजें। और एक कॉपी मिली है ना, कॉपी मिली है जिसमें आपको क्या करना है। मैं तो चाहूंगा कि 2 दिन पूरे होते होते एक कॉपी पूरी होनी चाहिए। हमारे कुछ साधक ऐसे उत्साही थे, उन्होंने कॉपी पूरी कर दी। तो मैं चाहता हूँ वो कंपटीशन में रखो, और आपकी अगर पूरी हो गई तो आपको एक्स्ट्रा कॉपी देंगे हम, आप चिंता नहीं करो। हाँ, तो एक कॉपी पूरी करनी है, नोट्स लिखने हैं, नोट्स। कविता जी तैयार रहना है, कॉपी पेन ले लो। नीलांबर जी किट नहीं दिया, हाँ तो कॉपी पेन ले लो। तो कहने का मतलब क्या है कि ये नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट लिखना है। और 5वीं चीज आपको क्या मिली है, जो आपने गले में हार पहना है, इसको भी हमेशा साथ रखना। प्रैक्टिकल अभ्यास के लिए आओ तो भी ले पहन के आओ, साइड में रख देना, फिर से पहनना। ये आपका क्या है, क्या बोलते हैं उसको, पहनते हैं कवच, सुरक्षा कवच, है ना। ये 2 दिनों तक आपको पहनना है। बाद में कुछ लोग कहते हैं फिर घर भी पहन के चले जाए, नहीं घर में पहनना नहीं। ये डिडोरा नहीं पीटना है लोगों को कि मैं कोई कोर्स करके आया हूँ, ये रखना आपने। हाँ, ऐसा फोटो आईडी दिखा सकते हो। देखो हम लोग ज़ेनियो आश्रम के करके हैं, कोई पुलिस वाला पूछे तो दिखाना है, हम लोग ज़ेनियो भी हैं, है ना। तो कभी कभी वहाँ पे वो काम आ सकता है। तो ये किट में मिलेगा। दोनों दिनों की दिनचर्या क्या होगी, दिनचर्या बहुत सिंपल है कि सुबह कितने बजे उठना है, पढ़ा होगा आपने, आपको भेजा है सबको ग्रुप में, हाँ 5:30। शर्मा साहब ने अच्छा पढ़ा है। हेमंत 5:30 आदत आए, हाँ 5:30 को उठना है, रात को 10:30 तक सोने का प्रयास करना है अपने अपने रूम में जाके। और फिर 5:30 से लेकर रात को 10:30 तक, बीच में कोई ब्रेक मिलेगी, बहुत सारे ब्रेक्स हैं, और बीच में आपको विश्रांति भी देंगे, लेकिन सोने का परमिशन नहीं। विश्रांति अलग बात है, सोना नहीं। सोना है तो इसी 7 घंटों में सोना है। कौन से, 10:30 से लेके 5:30, ये 7 घंटे आपके। और 7 घंटे काफी है, बहुत काफी, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा मेहनत कराने वाला, मेंटल मेहनत बहुत है, फिजिकल मेहनत कुछ नहीं। बैठना है, खाना है, सोना है, बस। यानी रात को, दिन भर नहीं। और रात को सोगे तो दिन के लेक्चर्स में ऐसा नहीं। और बहुत सारे लोग तो खाना खाने के बाद ऐसा करते हैं। मैं कोशिश करूंगा अपनी तरफ से कि आपको मैं सुलाऊं नहीं, लेकिन आपको भी प्रयास करना पड़ेगा ज्यादा नहीं खा के, और रात का नींद को प्रॉपर लेके। क्योंकि अगर रात को ही नींद नहीं की तो फिर तो सुबह को उठने के बाद थक जाओगे, और लेक्चर में जैसे ही कुछ खा के आए और ऊँघना चालू हो जाएगा। इधर मैं बोलते जा रहा हूँ, उधर कुछ लोग तो खराटे लेना भी शुरू कर देते हैं, तो वो ना हो, इसलिए ध्यान रखना। तो इस प्रकार से शेड्यूल बहुत इजी है। आज के दिन एक लेक्चर होगा, इनफेक्टिवली 2 लेक्चर, ये भी एक बड़ा लेक्चर ही है। और उसके बाद कल 5 लेक्चर्स हैं, लेकिन बहुत सारा बीच में गैप है। और परसों 4 लेक्चर, 10 लेक्चर्स में जो 28-29 लेक्चरों की यात्रा है, जो 8 दिनों के कोर्स में हम 10 लेक्चर्स में यहाँ पे पूरा करने वाले हैं। 2 दिनों के वाले दौरान पालन करने वाले कुछ नियम 2-5 मिनट में हम लोग ये पूरा करने वाले हैं। उसके बाद हम पहले लेक्चर की तरफ जाने वाले हैं। ध्यान से सुनना, कुछ 8 नियम है, उसको ध्यान से पालना। जितना ज्यादा कोई नियम पालेगा उतना ही ज्यादा वो 2 दिनों में प्रगति करेगा। सबसे पहला नियम है टाइम टेबल के अनुसार दिनचर्या का पालन करना। टाइम टेबल दिया है ना, मोबाइल में दिया है, बस हो गया ना, 9:15 सुबह बज गया ना, यानी हमको पहला लेक्चर के लिए आगे बैठना है। 5 मिनट आज कैसे आगे बैठे, 8 बजे का प्रोग्राम, 8 में 10 मिनट आगे अंदर हॉल में
लेक्चर सब इसी हॉल में होने वाले हैं, तो लेक्चर्स के लिए इसी हॉल में टाइम पे आना है। प्रैक्टिकल अभ्यास अष्टांग योग के आश्रम में होगा। 3 सत्र होंगे प्रैक्टिकल के, एक कल सुबह होगा, एक कल शाम को होगा, एक परसों सुबह को होगा। सुबह का टाइम होगा 6:15 से 8:45, शाम का टाइम होगा 5 से 6:15। वो आपको इन्फॉर्म किया जाएगा। वहां पे प्रैक्टिकल अभ्यास होगा, थियरी लेक्चर सब यहीं पे होंगे। तो टाइम टेबल के हिसाब से चल रहा है। सभी 10 व्याख्यानों में और 3 प्रैक्टिकल सत्रों में 100% उपस्थिति। कोई आपके ऊपर छड़ी लेके नहीं बैठेगा, चल बाबा एब्सेंट हुआ ना, भी भले भरी हो, कोर्स से निकाल देंगे तुमको। ऐसा कोई करने वाला नहीं है यहाँ पे। कोई जोर जबरदस्ती नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं कहेंगे आपको करना, लेकिन मन से अंदर आना चाहिए, अंदर से आना चाहिए। एक एक शब्द जो है इसका वो हीरा मोती है, डायमंड है, उसको कैसे मिस कर सकते। तो हर एक लेक्चर का दूसरे लेक्चर के साथ क्या है, कनेक्शन है, लिंक है। इसलिए आपको क्या है, सभी लेक्चर्स अटेंड करने हैं। और प्रैक्टिकल सेशन तो है ही सिर्फ 3, उसमें क्या मिस करोगे भाई, उसमें कैसे मिस करोगे, तो उसमें तो आना ही है। तीसरा, खाने और सोने के समय का नियम जो है उसको सख्ती से पालन करें। खाने का समय है ना, अभी देखो 7 बजे, हमारी तरफ से हम लेट नहीं करेंगे, लेकिन आपको देखना है कि आप भी समय पे आके अपने खाना खा लीजिए। और सोने के टाइम यानी अब यहाँ से जैसे लेक्चर पूरा होगा और चर्चा शुरू हो जाएगी, हाँ बहुत दिनों के बाद मिले हैं, चलो बातें करेंगे, तो नहीं, ये लेक्चर लेट होने वाला है। 10 बजे पूरा होने वाला है, लेकिन 10:15 बजेगी, 10-20 भी हो सकते हैं, 15-20 मिनट आपका एक्स्ट्रा लूंगा। लेकिन उसके बाद हमारा टाइम टेबल बहुत सिंपल है, यहाँ पे इसके बाद खाली दूध पीना है और रूम में जाके सोना है और कुछ नहीं करना है। तो वो टाइम टेबल सोने का ध्यान से पालना है। मोबाइल फोन, केवल मोबाइल फोन का इस्तेमाल 8 दिनों के वर्गों में समय मिलता है। 2 दिनों के वर्ग में तो टाइम टेबल इतना पैक है कि मोबाइल फोन को आप ज्यादा करके ध्यान भी नहीं देंगे। इसलिए आपका मोबाइल हम छीनने वाले नहीं, 8 दिन के वर्ग में हम छीन लेते हैं, बाबा दे दो, इधर जमा करो। यहाँ पे हम आपके पास ही रखते हैं, क्योंकि मुझे हमें मालूम है कब इस्तेमाल करोगे, टाइम ही नहीं। और यहाँ पे आओ तो मोबाइल साइलेंट में रखा है ना सबने, बोलने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इमरजेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं, ब्रेक के दौरान, बाकी ज्यादा करके नहीं। खाने के दौरान कोशिश करके मोबाइल तो छोड़ ही दो, खाने के दौरान बिल्कुल मत बात करना उसके ऊपर। और कोशिश करके मौन का पालन, मौन यानी बातचीत नहीं। अभी किया ना, पहला ओपनिंग सेरेमनी के पहले जो किया, पता ही नहीं था रोज तो किया, बातचीत किया होगा। कल से तो अपने, और जो लगता है कि इससे तो ज्यादा करके बातचीत होगी, यानी जो बहुत अच्छे नजदीक फ्रेंड्स, वो तो बिल्कुल कोसों दूर बैठो, नहीं तो बातचीत करा। शर्मा, हेमंत, ध्यान देना। खाने के बाद खुद के बर्तन खुद साफ करने, ये अनुभव हमको हमारे आदरणीय गुरुजी ने हमारे सारे आश्रमों में चलता है, वही रूल यहाँ पे भी हमने रखा है। इलेक्ट्रिसिटी और पानी का नुकसान बिल्कुल न करें, बिल्कुल न करें। आश्रम आपका घर है, घर में कभी नुकसान करते हैं पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का नहीं। रूम से निकले तो लाइट बंद, फैन बंद, एसी बंद, नहीं तो हमको बहुत बड़ा बिल पड़ना, पहले ही बहुत बिल पड़ रहे हैं हमको, तो ध्यान देना। एसी की भी आवश्यकता हो तो जरूर चलाएं, नहीं आवश्यकता हो तो ठंडा माहौल है, बहुत अच्छी तरह से उसको जितना हो सकता है आप बचाना। और लास्ट रूल है, कोर्स को आधे में छोड़ के जाने की इजाजत नहीं। आ गए तो फंस गए, कोशिश अभी बीच में नहीं जा सकते। नहीं वो मुझे जाना है, थोड़ा काम है, 5 मिनट तक मैं इधर ही रहता हूँ नजदीक, है ना। नहीं, अब आ गए हैं, अब कब जाओगे, 8 बजे या 7, 7:30 बजे संडे के दिन, परसों सीधा बीच में जाने की इजाजत दें। अंतिम चीज आपको बोलूंगा इससे पहले कि हम पहले लेक्चर की तरफ जाएं, वो है भगवान बुद्ध अपने भिक्षुओं को कहते थे क्या, कि यहाँ पे आते हो हमारे पास भिक्षु बन के, हाँ। जब भगवान बुद्ध के पास लोग भिक्षु की यानी भिक्षा लेते थे, तो उनको ये कहते थे सभी भिक्षुओं को, ध्यान से सुनना है, इंपॉर्टेंट चीज है ये, कि अपनी नाव को क्या करो भाई, खाली करो, एम्प्टी योर बोट। उसका मतलब क्या है कि आपने इससे पहले हो सकता है बहुत सारे गुरुओं के पास गए हो, बहुत सारा ज्ञान इकट्ठा किया हो, स्पिरिचुअलिटी में आपको बहुत महारत हासिल हो, आपने बहुत योग का भी अभ्यास किया हो, है ना, यहाँ बहुत सारी चीजें सुनी हो, उस चीजों को सुना है, अच्छा है, माइंड में रखा है। लेकिन अब 2 दिनों के लिए क्या करो, उसको सोचो मत उसके ऊपर, उसको क्या करो, साइड में रख दो। वो साइड में रखेंगे तभी ये नया ज्ञान आपको क्या होगा, ग्रहण होगा, नहीं तो ये भेजे में जाएगा नहीं। कंपैरिजन अभी मत करो, कंपैरिजन करना है घर में जाके करना,
है ना। घर में जाने के बाद लगता है कि जो मेरा पहले वाला ज्ञान था वो ज्यादा अच्छा था, उसी को फॉलो करना, कोई कंपल्सरी नहीं कि आप इसको फॉलो करो। लेकिन अगर लगे कि जो मेरा पहले का ज्ञान था और ये ज्ञान में बहुत फर्क है, जमीन आसमान का फर्क, जैसे मुझे लगा कि अष्टांग योग तो मैंने सीखा है, विपश्यना योग भी सीखा है, लेकिन उससे भी ज्यादा बेहतर मुझे कुछ मिल रहा है, तो उसको मैं क्यों ना स्वीकार कर लूं। तो अवश्य ही स्वीकार करना, लेकिन उसके लिए पहले नाव को खाली करना पड़ेगा, तभी आप इसको स्वीकार कर पाएंगे। तो यहाँ पे उद्घाटन समारोह हम लोग पूरा करते हैं, विश्व शांति की प्रार्थना करेंगे और फिर हम लोग दूसरे सत्र यानी पहले लेक्चर की तरफ जाएंगे। मैं बोलूँगा, मेरे पीछे पीछे आप रिपीट करेंगे, सभी को करनी है प्रार्थना। ओम असतो मा सद्गमय, ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु, नाहं कर्ता हरिः कर्ता, हरि कर्ता हि केवलम्,